सबसे बड़ी खबर यह कि आशीष मिश्रा टेनी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं आशीष मिश्रा टेनी को। जल्दबाजी में आशीष मिश्रा को जमानत दी गई थी, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना है, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और 3 अक्टूबर को आपको बता दें, लखीमपुर में 8 लोगों की मौत हुई थी, लखीमपुर हिंसा में। इसी मामले में आशीष मिश्रा टेनी की जमानत के खिलाफ पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था। हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमें ताजा हाल बता रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं, और इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी अपडेट भी अविनाश तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ घटा वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं, उस सफर में है, रास्ते में है बिल्कुल, और लखीमपुर से जुड़े हुए हमारे संवाददाता नवीन अवस्थी, जिन्होंने लगातार आपको वहां की तस्वीरें दिखाई, वहां पर संबंधित लोगों से बात की, पीड़ित पक्ष से, और इसके अलावा जो आरोपी पक्ष है उनसे बात की। नवीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि हम अविनाश से बात करें और शैलेश से बात करें, एक बार नवीन से हम जरूर बात करेंगे जो लखीमपुर में ही मौजूद हैं। और नवीन, ये बहुत बड़ा और लैंडमार्क एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है, और अब सारी तस्वीर एक बार फिर से उलट गई है। एक नई तस्वीर खड़ी हो गई है, जिसमें 1 हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा टेनी को जेल जाना होगा, सरेंडर करना होगा। क्या तस्वीर है इस वक्त लखीमपुर खीरी से आपके पास, क्या वातावरण है वहां पे? जी बिल्कुल बता दें आपको, ये 3 अक्टूबर जब ये कांड हुआ था उस समय बड़ा माहौल खराब हो गया था, पूरे देश में ये प्रमुख खबर थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है और शीघ्र ही 1 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा है, ऐसे में जो उनके परिजन हैं, मृतक के परिजन हैं, काफी खुश हैं कि हाँ ये न्याय की जीत है। उनके वकील ने बताया कि ये बीच में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो गलत था, हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, उसमें जो है आज न्याय की जीत हुई है। इस प्रकार से उनके मृतक के परिजन हैं, उनको खुशी है, भगवान पर भरोसा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आज फैसला पलट दिया है। जी, ये महत्वपूर्ण बात है। इस फैसले को आए तकरीबन 1 घंटे का वक्त होने जा रहा है। नवीन, क्या आप देख पा रहे हैं लखीमपुर में? क्या प्रशासनिक अमले की कोई हलचल, क्या सामान्य जीवन में वहां पर आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं, कोई ऐसी बात नोटिस कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है नवीन? जी, अभी तक फिलहाल इस प्रकार की कोई दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मीडिया का जेल के सामने जमघट लगा हुआ है। वहीं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनका भी पता किया जा रहा है कि वो भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जानकारी नहीं मिल पा रही है कहाँ पर लखीमपुर में सामान्य है जो है आशीष। अभी हमें और इंतजार भी करना पड़ सकता है कि वहां पर क्या हलचल होती है, आपसे आगे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी जो सबसे पहले भाव हैं, इमोशंस हैं और टिप्पणी है, वो क्या है? देखो, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को शुरू से ही देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ही इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बार बार आगाह करता रहा जी। और उसका रिजल्ट आज ये रहा कि हमारी जो पैरवाई नहीं कर रही थी यहाँ की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उसको बाद फटकार भी लगाई, और आज जो उसकी जमानत थी वो खारिज हुई, और 1 हफ्ते बाद में सुप्रीम कोर्ट के उसमें ही 1 हफ्ते बाद में दोबारा फिर जेल जाएगा। और बिल्कुल हमने पहले भी कहा था कि तो SIT की तो उसकी रिपोर्ट दी थी, SIT को झूठ थोड़ा बोलती है, लेकिन उसको भी दरकिनारा करा। हमारी पैरवाई ठीक तरीके से कोर्ट में नहीं करी गई सरकार द्वारा, सरकार ने ढिलाई बरती उसमें। ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही सरकार के वकील से, जो सरकार का पक्ष रख रहे थे कि SIT की रिपोर्ट, SIT की रिकमेंडेशन आपने देखी कि नहीं देखी, और उसके बाद SIT की रिकमेंडेशन को रखा गया था। तो राकेश टिकैत जी, बात आपकी अपनी जगह जो है महत्वपूर्ण है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द कर दिया है, कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करिए, तो क्या भारतीय किसान यूनियन कोई इनिशिएटिव लेगा, या अभी आप देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है? नहीं, हम तो वहाँ पे 24-25 का हमारा वहाँ प्रोग्राम है, 25 तारीख का 24 में जाएंगे, और पूरा संयुक्त मोर्चा जा रहा है, उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, इस केस को और आगे कैसे हो उस पर बातचीत करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत करेंगे। जो फैसला उस दिन हुआ था उसमें फैसले में कुछ अभी पूरा नहीं हुआ,
तो जो अधिकारी थे, जो सरकार के लोग थे, उनसे भी हम उत्तर प्रदेश में भी बात करेंगे। तो 25 तारीख को संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग लखीमपुर में रखी गई है, तो हम उस मीटिंग में जा रहे हैं। चलिए, ये आपने एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि 25 तारीख को जो मीटिंग लखीमपुर में आपकी है, आप उसमें जा रहे हैं और वो प्रोग्राम यथावत रहेगा, वो पहले जैसा होगा। लेकिन राकेश जी, सरकार की कौन सी बात अभी बाकी रह गई है, इस बारे में थोड़ा संकेत हमारे दर्शकों को भी करें, जिसके लिए आप दबाव बनाएंगे। नहीं, एक तो जो फैसला हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन्होंने मुआवजा दे दिया, इनके खिलाफ जो रिपोर्ट थी वो लिख रही। एक तो जो घायल थे, हमारे जो किसान घायल थे जी, वो उनको मुआवजा नहीं मिला, और दूसरा एक उनकी नौकरी का सवाल था जी। और हमारे जो लोग जेल में बंद हैं, उन परिवारों से भी मिलेंगे और हम सरकार से भी मिलेंगे कि भाई इसमें सरकार क्या करे, उनको रिहा करो। ये हमारी पूर्ण रूप से डिमांड वहाँ पर रहेगी जी। तो 3 बातें हैं, एक तो मुआवजे की बात है, दूसरा सरकारी नौकरी दिए जाने की बात है पीड़ित पक्ष को, और तीसरा ये कि आपके लोग जो जेल में बंद हैं उनको रिहा करने के लिए, जेल में बंद हैं उनके, उसमें भी बातचीत सरकारों से करेंगे। जो वकील है उनसे भी हम बात करेंगे जी, और जो पीड़ित पक्ष है उनसे भी बात करेंगे। सबको एक ही जगह हम बुलवाएंगे वहाँ पर कहीं जी। ये फैसला चूंकि अपने आप में बहुत मायने रखता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जमानत दे और सुप्रीम कोर्ट उस जमानत को खारिज कर दे, कहे कि आप वापस जाइए, 1 हफ्ते में सरेंडर करिए, फिर से अगर आप दाखिल करना चाहते हैं पिटीशन तो करिए। ये फैसला अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो भारतीय किसान यूनियन या किसान आंदोलन पर इसका क्या असर रहने वाला है, इसका क्या मतलब निकलने वाला है? नहीं, ये तो कोर्ट में चला हुआ था, तो कोर्ट का हम स्वागत करते हैं पूर्ण रूप से। और जो इलाहाबाद में भी हुआ, इलाहाबाद में भी पूर्ण रूप से दस्तावेज पूरे ना देने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने ढिलाई बरती, इसलिए उसकी बेल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, इसलिए वो दोबारा फिर जा रहा है। पीड़ित पक्ष के लिए भारतीय किसान यूनियन ये है कि जो अपना जो वकील हैं, क्योंकि किसान संगठन है, उस हिसाब के वकील नहीं कर सकती, लेकिन हम वकीलों से जो इन केसों को लड़ लें और सस्ते उसमें लड़ जाएं, और बहुत एडवोकेट भी होते हैं कि जो बगैर फीस के भी लड़ते हैं इस तरह के केस। ये तो एक किस्म से मतलब पब्लिक हेयरिंग का उसका ही है ये केस। तो आपको ऐसा लगता है कि जमानत के खिलाफ सरकार को जाना चाहिए था, लेकिन पीड़ित पक्ष को जाना पड़ा है, पीड़ित पक्ष को पैरवी करनी पड़ी है? सरकार तो अगर ठीक पक्ष रखती, सरकार ठीक पक्ष रखती तो बेल मिलती नहीं। उसके अभाव में ही तो रखे ना, जो SIT ने पूरी जांच दी, वे पूरे दस्तावेज नहीं वहाँ पे गए जी, वो पूरी बात सरकार ने नहीं रख पाई, इसलिए रखा। और जब तक अजय टैनी ये होम मिनिस्टर रहेगा, गृह राज्य मंत्री रहेगा, तो जब तक ये अंडर प्रेशर सरकार और अधिकारी काम करते रहते हैं जी, उनको हटना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो भी इसमें मेन मुख्य है। ये मांग क्या अब आप फिर से पुरजोर तरीके से उठाने वाले, यही मेरा सवाल है। हमारा तो देखो, जब तक इस केस का निपटारा नहीं होगा, ये मांग अजय टैनी की गिरफ्तारी हो, ये हमारी चलती रहेगी। तो आपको लगता है कि इस फैसले के बाद आपकी मांग पर एक बार फिर से आपकी मांग जोर पकड़ सकती है, उसका फिर से नया मतलब हो सकता है इस फैसले के बाद से? नहीं, हम अपनी बात तो कहेंगे ही ना, सब जगह जाएंगे तो अपनी बात कहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता तो अपनी बात कहते रहेंगे। तो सिर्फ लखीमपुर खीरी में कहेंगे या अन्य जगहों पर करेंगे? नहीं, अभी तो हम लखीमपुर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आगे का फैसला लेंगे कि इसमें और आगे किस तरह से बातचीत हम करें। और सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान दे रहा है, तो ज्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश सरकार से, अधिकारियों से, वकीलों से, इनसे बातचीत करने की जरूरत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा, तो प्रदर्शन कर उसकी ज्यादा बात नहीं लगती कि उस पर हमको जाना चाहिए अभी। अच्छा, ये भी आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। अब राकेश जी, एक सवाल और, 1 हफ्ते में सरेंडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक विंडो दी है आशीष मिश्रा टेनी को कि आप फिर से जमानत याचिका हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, जमानत मांग सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो चलो जो कानूनी प्रक्रिया है, हर आदमी उसका लाभ लेता है। देख, कानून क्या कहता है, बड़े बड़े वकील हैं, वे क्या कहते हैं, तो वो उनका पक्ष है। अपना आदमी जेल में बंद है तो निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा पीड़ित पक्ष है, उसको कोशिश ये करेगा कि अंदर ही रहे जब तक न्याय न मिले। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा राकेश जी कि आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ठीक से बात ही नहीं रखी,
जमानत दिए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार ठीक से बात नहीं रखी। आपको लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और वापस जब सुनवाई होगी हाईकोर्ट में जमानत पर या जमानत दिए जाने पर, तो सरकार का रवैया आपकी उम्मीद के मुताबिक रहेगा? आपको ऐसा लगता है? देखो, रहना चाहिए और हम भी अपने वकील करेंगे, वहाँ पे कुछ बात करेंगे। किसान भी अपने वकील करेगा। अच्छा, आप पिछली बार जो ये बात नहीं हो पाई थी इस बार होगी, आप कह रहे हैं आप लोग अलर्ट रहेंगे वहाँ पर? हाँ, बिल्कुल अलर्ट रहेंगे जी उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमें बता रहे थे कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब दोबारा जमानत पर सुनवाई होगी तो पीड़ित पक्ष के वकील भी वहां पर रहेंगे और 24 और 25 अप्रैल को इसी महीने लखीमपुर में उनका कार्यक्रम रहेगा और वो वहां पर जाकर मुआवजे की मांग करेंगे पीड़ित पक्ष के लिए, उनके लोगों के लिए सरकारी नौकरी की मांग करेंगे और अपने लोगों की रिहाई की मांग करेंगे जो जेल में बंद है आंदोलन की वजह से। अब अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हम बात कर रहे हैं और आपने बताया कि कैसे पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट के पास गया, आपने ये बताया कि कैसे वहां पर दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने पक्ष रखा पीड़ित पक्ष का वहां पर कोर्ट में और आखिरकार एक किस्म से सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है, उसको सही पाया है और जमानत को रद्द कर दिया है। अब वापस ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाएगा और ये भी उम्मीद ज्यादा है कि हाईकोर्ट की एक दूसरी बेंच जो अब तक नहीं सुन रही थी, वो आशीष मिश्रा अगर वहां पर एप्लीकेशन देते हैं जमानत रद्द किए जाने के खिलाफ तो या अपनी जमानत के पक्ष में, तो फिर एक नई बेंच उसकी सुनवाई करेगी। इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस फैसले के हैं, 3 बातें आपने रखी, कोई और बात जो आपको महत्वपूर्ण लगती है इस फैसले में वो दर्शकों के साथ रखी। देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से आशीष मिश्रा को जो वर्तमान में जमानत मिली थी, इसको पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जल्दबाजी में ये जमानत दी गई थी, यानी कि जो आशीष मिश्रा को 15 फरवरी को जमानत मिली थी उसको गलत करार दे दिया है। हालांकि रास्ता जरूर आशीष मिश्रा के लिए बना कर रखा है कि वो दोबारा से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी नई याचिका दायर कर सकते हैं जहां पे वो अपने लिए जमानत की डिमांड कर सकते हैं। अब आशीष मिश्रा सबसे पहले 1 हफ्ते में सरेंडर करें, सरेंडर करने के बाद फिर अपने वकीलों के जरिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर करेंगे जिसमें खुद के जमानत की मांग करेंगे। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह तय करना होगा कि ये पूरा मामला अब किस जज के बेंच को दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई याचिका दायर होती है तो वहां के चीफ जस्टिस ये तय करते हैं कि इस मामले की सुनवाई कौन से जज करेंगे। तो लिहाजा जिस तरीके से अब जो वर्तमान के जज है जिन्होंने जमानत दी थी आशीष मिश्रा को, उनके फैसले को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहरा दिया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो स्वतः ही अब दूसरे जज के पास अगर आशीष मिश्रा अपनी याचिका लगाते हैं तो इस केस को भेजेंगे। तो जब भेजेंगे तो आशीष मिश्रा को वहां पर फिर कब सुनवाई होगी इसका निर्णय इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। तो इस सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा को अपना पक्ष रखना होगा, पीड़ित पक्ष को अपना पक्ष रखना होगा और उसके बाद फिर जमानत को लेकर के कोई निर्णय होगा, क्योंकि प्रक्रिया ये अब काफी लंबी हो गई है, इतनी आसान नहीं, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था बहुत ही जटिल है और यहाँ पे जब प्रक्रियाएं शुरू होती है तो लंबा वक्त भी लग जाता है कई बार। लेकिन अब आशीष मिश्रा के लिए सबसे पहला काम करना होगा सरेंडर करना, उसके बाद फिर अपनी एक नई जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना और उसके बाद फिर निर्णय लेने का काम है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। इसमें वक्त राजेंद्र अब जरूर लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको जमानत मिल गई थी, वो रिहा हो गए थे और जेल से बाहर आ गए थे 4 महीने के अंदर। अब मुश्किल है उनके लिए कि 4 महीने के बाद फिर से क्या वो जेल के बाहर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से विस्तृत एक और महत्वपूर्ण बात आपने अविनाश बताया कि भारतीय न्याय प्रक्रिया उसकी जटिलता जो है वो उसका एक नया रूप दिखाई दे सकता है। बड़ी खबर आ रही है, स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया है, एक किस्म से छापा ही मार दिया उन्होंने। ब्रजेश पाठक ने छापा मार दिया है और लगातार वो ये काम कर रहे हैं। आम आदमी की तरह वो लखनऊ के अस्पताल पहुंच गए, वहां की व्यवस्थाओं का हाल जानने, ये जानने के लिए कि लोग किस तरीके की बातों का सामना कर रहे हैं अस्पताल में। ब्रजेश पाठक पहुंच गए अस्पताल, तस्वीरें देख लीजिए आप और ये लाइव तस्वीरें। ब्रजेश पाठक ने मार दिया छापा लखनऊ के अस्पताल में। आम आदमी की तरह हालात का जायजा लेने के लिए लाइन में लगकर पर्ची कटाई उन्होंने और देखा कि क्या चुनौतियां होती हैं एक मरीज के सामने या उसके तीमारदार के सामने जब एक सरकारी अस्पताल में जाता है। मौजूद डॉक्टर्स की लिस्ट रजिस्टर में चेक की उन्होंने। अनुभव शुक्ला ऑनलाइन पर है हमारे संवाददाता। अनुभव, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे ब्रजेश पाठक अचानक आज फिर लखनऊ का ये जो एक सरकारी अस्पताल है वहां पहुंचे हैं और सबसे पहले इसकी शुरुआत उन्होंने सिविल अस्पताल से की थी। वहां पर एक आम मरीज बनकर पहुंचे थे और वहां भी सारी चीजों को देखा था
जब गड़बड़ियां मिली थी तो डॉक्टरों को साफ तौर पे हिदायत भी दी थी। उसके बाद केजीएम में पहुंचे थे, वहां तो बिल्कुल ना गाड़ी ले गए थे, सिर्फ एक पर्सनल गाड़ी से पहुंच गए थे और मरीज बनकर लाइन में लगे थे। आज भी कुछ इसी तरीके से हुआ है, स्टाफ उनका अभी उनके साथ नहीं है, वो पर्सनल गाड़ी से पहुंचे हैं, मरीज बनकर पहुंचे हैं और वहां सीधे काउंटर पर गए हैं, पर्चा कटवाया है। लेकिन उसमें जब देरी हुई है तो डॉक्टरों के पास गए, सारे रजिस्टर देखे हैं, वहां पर कोई मौजूद नहीं था, एक डॉक्टर के अलावा तमाम सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे जिनकी आज ड्यूटी थी। और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर नसीहत दी है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तस्वीरों में आप दिखा ही रहे हैं किस तरीके से वहां जो मरीज मौजूद है अस्पताल में, वो उनसे भी बात कर रहा है। और ये कुछ समय पहले ही अस्पताल बना है, अगर हम कहें तो इस तरीके से इसको हम सीएचसी भी कह सकते हैं, जो शहरों में होता है, तो उसका पूरा जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ कमियां हैं। जब उन्होंने डॉक्टरों से पूछा तो कोई जवाब दे नहीं सके, तमाम सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे। और इस तरीके से लगातार ये छापेमारी हम कह सकते हैं, ये छापेमारी उन्होंने की है और जो भी कमियां मिली हैं उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। कुछ मरीजों ने उनसे कहा कि हमें बड़ी देर से हम इंतजार कर रहे हैं, हमारा अभी तक हमारी पर्ची तक नहीं बनी है। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को बुलाया और पूछा, कहा कि भाई इतना वक्त क्यों लग रहा है। तो देखिए एक्शन में है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार और इस तरीके से लगातार छापेमारी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाए उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं और रजिस्टर चेक कर रहे हैं, बड़े इत्मीनान से अनुभव हम देख सकते हैं उनको। और ऐसा लगता है कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि रजिस्टर में है, अंकित है, उसको खंगाल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। कितने डॉक्टर उपस्थित मिले उनको और कितने नदारद मिले? देखिए वहां पर केवल 2 ही डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे। फिर उन्होंने तुरंत जो डॉक्टर मौजूद थे उनसे कहा कि सीएमओ से बात कराएं। सीएमओ से जब बात हुई इनको और निर्देश दिए हैं। और फिलहाल आप देखिए ये जो है उसमें ये मौजूद है, अभी जो अलग कक्ष है वहां पर वो गए हुए हैं। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत सारी चीजें यहाँ ठीक नहीं है, सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। ड्यूटी पर तकरीबन 4 से 5 डॉक्टरों को मौजूद रहना था, पर जब ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे तो वहां केवल 1 डॉक्टर मौजूद थे और एक शायद पैरामेडिकल स्टाफ कोई था वो वहां पर मौजूद था। कुछ अभी आप देखिए इक्विपमेंट्स वहां पर जो पैकेट में बंद है, यानी अभी तक वो खुले भी नहीं है अस्पताल में और उनको वो देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लगातार इस तरह की जब शिकायतें भी उन्हें मिल रही हैं और वो खुद लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। ठीक है, लगातार उनकी कोशिश यही है कि कैसे जो व्यवस्था है उसको और बेहतर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तस्वीरों के लिए और इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। मेरठ से इस वक्त हमारे पास है हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात वहां से सामने आई है। घर में घुसकर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। लड़की के भाइयों पर बहनोई की हत्या का आरोप लग रहा है। लड़की पर भी चाकू से हमले का आरोप है। लव मैरिज करने से नाराज था लड़की का परिवार और देखिए घर में घुसकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मेरठ से खबर, हॉरर किलिंग का मामला। मेरठ में हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात सामने आई है। घर में घुसकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़की के भाइयों पर बहनोई की हत्या का आरोप लग रहा है। लड़की पर भी चाकू से हमले का आरोप। हॉरर किलिंग का मामला। मेरठ में बड़ी वारदात हॉरर किलिंग की। जैसे वो दुकान पे जा रहा था, वो मोटर चला के पानी पी रहा था। इतने ही आ गए हैं, मैं तो कमरे के गेट में खड़ी, अपने छोटे से बालक को 2-3 महीने का बालक है मेरा, उसे लेकर मैं गोद में खड़ी थी। इतने आए छुरी और बूदे लेकर नहीं, इन्होंने वो करा, उसकी गर्दन काटी। उसका भाई था, सागर था, अंशु था और सवारी खाती और काकुल थी उसकी बहन, और उससे चाचा के था, उनका नाम पता नहीं है उनके, उनसे लड़की। सनु शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सनुजा, ये बड़ी वारदात, क्या और जानकारी मिल रही है आपको? देखिए हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या घर के भीतर घुसकर की गई है उसका नाम जैकी है और अभी करीब 2.5 महीने पहले ही उसने घर के सामने रहने वाली जो युवती है आंचल, उससे प्रेम विवाह कर लिया था, कोर्ट मैरिज कर ली थी और उसको लेकर परिवार के लोग परेशान थे। आरोप लगाया जा रहा है कि सुबह के वक्त जो आंचल के भाई हैं कुछ लोगों के साथ घर में दाखिल होते हैं, चाकू छुरी लेकर उन पर हमला किया जाता है और जैकी के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने के बाद उनकी गर्दन काट दी जाती है और उसके बाद जो अपनी बहन है आंचल, उस आंचल पर भी ताबड़तोड़ वार करते हैं और गर्दन उसकी काट देते हैं। जो जैकी की मौके
पर ही मौत हो जाती है। और जो जैकी की बहन है ज्योति, वो जब अपने भाई को बचाने के लिए आती है तो उस पर भी वार किए जाते हैं। हालांकि उनके हाथ पर छोटी मोटी चोट आई है। और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो भाग निकलते हैं। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंचती है। जो मृतक है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और जो उनकी पत्नी है आंचल, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आंचल की जो हालत है वो भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस के आला अधिकारियों को साफ कहना है कि जो तहरीर की जाएगी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना को लेकर सरदना इलाके में पूरी तरीके से सनसनी फैली हुई है। लोग हर तरफ इसी घटना की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचिए कि घर के भीतर दाखिल होना, बेरहमी से ताबड़तोड़ चाकू से वार करना और उसके बाद बेरहमी से गर्दन काट देना, कहीं ना कहीं ये दिख जाता है कि किस तरीके से बेखौफ ये लोग थे। और इस हत्या की प्लानिंग शायद 6 दिन पहले कर ली थी और इसको भापने में जो परिवार के लोग हैं वो पूरी तरीके से अंजाम रहे। एक मौके की तलाश थी, आज वो मौका मिला। और बताया जा रहा है कि जो युवती है आंचल, उसके दोनों भाई घर के भीतर घुसकर इस घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। जी शुक्रिया आपका सरोज। हॉरर किलिंग की बड़ी वारदात के बारे में विस्तार से बता रहे थे सरोज शर्मा। घर में घुसकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की गई है। सनसनी फैली हुई है पूरे सरधना इलाके में। लड़की के भाइयों पर बहनों की हत्या का आरोप। लवबैरी से नाराज बताए जा रहे थे अपनी बहन की, उस पर भी चाकू से हमला किया गया है। नाराज था परिवार और उसके बाद ये हमला, चाकू से गोदकर हत्या। मेरठ में हॉरर किलिंग। घर में घुसकर यह हत्या की गई बेरहमी से। और लड़की जो थी उसको भी चाकू से गोदा गया है। आरोप है लड़की के भाइयों पर। इधर एलओसी पर आतंकियों से लोहा लेते हुए बरेली का एक बेटा शहीद हो गया। आर्मी में राजपूत रेजिमेंट में तैनात सौरभ राणा की शहादत के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। सौरभ राणा श्रीनगर के गुरेज सेक्टर 9 में तैनात थे, जहां पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में सौरभ राणा वीर गति को प्राप्त हुए। सौरभ राणा के पिता राजकुमार राणा भी आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन है, जो अपने बेटे के शहीद होने के बाद बहुत दुखी हो गए हैं। उनका कहना है कि बेटे के शहीद होने के बाद उनका सब कुछ चला गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शहीद सौरभ राणा का शव जल्द से जल्द बरेली लाया जाए। सौरभ राणा 29 मार्च को छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लगाए थे। पत्नी ने बताया कि कल ही उन्होंने फोन पर बताया था कि वो ऊंचाई पर जा रहे हैं और 2-3 दिन तक उनका फोन नहीं है। सूचना हमको जब कल 1:45 बजे मिली, बहू के फोन पे फोन आया, बोलो ऐसे उनकी गोली लगी, सब खत्म हो गए। अभी उनका आदमी बोल रहा है भैया टिकट करा रहे हैं, हम तो टिकट करा, सब कब तक टिकट कराएंगे। सब ये देखो सुबह हुई थी, बोले संतू तो ठीक रही है, बच्चन ने ठीक रही है और मैं ठीक हूँ और मैं ऊपर चलो जाऊंगा और ज्यादा वहाँ पे मेरे फोन ना बंगे 4-6 दिन संतू तू ठीक रही है। हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं ठीक रहूंगी। श्रीनगर में आतंकियों से मोर्चा लेते हुए यूपी के बरेली का एक लाल शहीद हो गया है और हम इस वक्त उनके घर पे मौजूद हैं। ये उनका घर है जहाँ पर मातम पसरा हुआ है और तमाम लोग आ रहे हैं उनको सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए। दरअसल श्रीनगर में ये जो सौरभ राणा है वो वहाँ पर तैनात थे। 2014 से वो भर्ती हुए थे और लगातार वहाँ पर वो सीमा पर एलओसी पर तैनात थे। इसी दौरान वहाँ पर आतंकियों ने उनको गोली मार दी, जिससे वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। घर में गमगीन माहौल है। ये पत्नी है, दादी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल का बच्चा और एक 3 साल का बच्चा है। बहुत ही दुख का समय है, गमगीन माहौल है और यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं। तमाम यहाँ पर लोग आए हुए हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करते हैं। बाबूजी क्या कहना चाहिए? हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारी पूरी सन सिटी विस्तार कॉलोनी राणा जी के परिवार के संग इस दुख की घड़ी में खड़ी है और हमें सबसे ज्यादा गम है इस बात का कि हमारी छोटी उम्र का लड़का वहाँ पे शहीद हुआ। लेकिन मैं इस बात जरूर कहूँगा कि उस लड़के ने मरने के बाद भी हमारे कॉलोनी को नहीं, हमारे शहर को, पूरे जिला बरेली को गौरवान्वित फील करवा दिया।